हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी पिलर पर। स्टडी पिलर पर आप सभी बच्चों का स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर हम एमसीक्यू करने वाले हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में डील किस में करना है? एमसीक्यू में डील करना है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि पृथ्वी पृथ्वी की सतह की सबसे जो ऊपरी परत है ये कौन सी है? ऑप्शन ए क्रोड, ऑप्शन बी भूपर्पटी, ऑप्शन सी मेंटल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से राइट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में ना आंसर लिख दो, जल्दी से लिखो। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत क्या कही जाती है? भूपर्पटी कही जाती है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो, पृथ्वी की जो सतह की जो सबसे ऊपरी परत है इसको क्या कहते हैं? भूपर्पटी। भूपर्पटी। और जो दूसरे नंबर पर आए हैं ये, इसको क्या कहते हैं? मेंटल। और सबसे जो निचली परत है इसको क्या कहते हैं? क्रोड। क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। भूपर्पटी से ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूं, ठीक है? आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? उसका भी आंसर क्या होगा? भूपर्पटी। ठीक है। और भूपर्पटी से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, धरातल से 30 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है ये। धरातल से धरातल से 30 किलोमीटर गहराई तक पाई जाती है। गहराई तक पाई जाती है भूपर्पटी। ये पॉइंट जरूर याद रख लेना, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अगर आप याद रखना चाहे तो इसका घनत्व भी याद रख लेना, 3 ग्राम 3 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। 3 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पृथ्वी की पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना ना उसको समझने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए खनन से प्राप्त प्रमाण, ऑप्शन बी ज्वालामुखी से निकली वस्तुएं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों ठीक है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो, तो हम ये चैप्टर कर रहे हैं ना पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसको समझने के लिए प्रत्यक्ष डायरेक्ट स्रोत क्या है? ऑप्शन ए खनन से प्राप्त प्रमाण यानी खुदाई से, सेकंड क्या है? ज्वालामुखी से निकली वस्तुएं, और ऑप्शन सी क्या है? दोनों। तो जल्दी से राइट आंसर बताओ, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन कौन से वो प्रत्यक्ष स्रोत हैं जिससे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं? तो खनन से प्राप्त प्रमाण और ज्वालामुखी से निकली वस्तुएं, ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है हमारे। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये क्या है? ये तो है डायरेक्ट स्रोत। लेकिन अगर आपसे पूछ ले इनडायरेक्ट स्रोत कौन कौन से होते हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत, ये भी आएगा आपके आगे क्वेश्चन। देखो ये आ गया है। पृथ्वी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए अंतरिक्ष से प्राप्त उल्का पिंड, ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण, भूकंप संबंधी क्रिया, या फिर ये सारे ही ऑप्शन ठीक है आपके। जल्दी से बताओ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए इनडायरेक्ट स्रोत पूछा है इसने। इनडायरेक्ट, ना कि डायरेक्ट। इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं? सबसे पहला ऑप्शन है अंतरिक्ष से प्राप्त उल्का पिंड, सेकंड ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी क्या है? भूकंप संबंधी क्रियाओं से, ऑप्शन डी क्या है? सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि इन सभी से, अंतरिक्ष से प्राप्त उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण, भूकंप संबंधी क्रिया, और एक पॉइंट और लिख लो, जो ये पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो तापमान है, दबाव है और घनत्व है, इनके डिफरेंस से भी हम अध्ययन किसका कर सकते हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं एक पॉइंट और।
इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये तीनों याद रख लेना और चौथा पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा वो भी याद रख लेना। ठीक है। के आंतरिक पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जो आंतरिक भाग का तापमान होता है ना, तापमान होता है, दबाव होता है और घनत्व होता है। ठीक है। इनमें अंतर, इससे हम पता लगा सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन, पृथ्वी के करोड़ पर कौन कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? जल्दी से बताओ। जो पृथ्वी का क्रोड है ना, यानी पृथ्वी का सबसे निचला हिस्सा है क्रोड, इस पर कौन कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? लोहा तांबा, सोना और लोहा। ऑप्शन सी केवल लोहा। ऑप्शन डी निकिल और लोहा। जल्दी से बताओ। जो पृथ्वी का जो सबसे निचला हिस्सा है ना क्रोड, इसमें कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं निकिल और लोहा। ठीक है। निकिल और लोहा ये पाए जाते हैं किसमें? क्रोड में। ये भू यानी पृथ्वी का सबसे निचला हिस्सा है। सबसे ऊपरला कौन सा है? भूपर्पटी, फिर मेंटल और फिर क्या है? क्रोड। और क्रोड में कौन कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? निकिल और लोहा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सबसे ज्यादा है? बताओ जल्दी से। पृथ्वी के किस भाग का घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन ए आंतरिक क्रोड का, मेंटल का, भूप्रपटी का, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से राइट आंसर बताओ, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। पृथ्वी के किस भाग का घनत्व सबसे ज्यादा है? जल्दी से बताओ। पृथ्वी के किस भाग का घनत्व सर्वाधिक होता है? देखो मैं बताता हूं आपको। जो भूप्रपटी है इसका घनत्व कितना है? लगभग 3 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। मेंटल इसका कितना है? 3.4 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। ये अप्रोक्स है। ठीक है। और जो क्रोड है इसका कितना है घनत्व? 13 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। अब आप ही पता लगा लो इसमें से सर्वाधिक घनत्व किसका है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी आंतरिक क्रोड का घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ज्वालामुखी के प्रकार कौन कौन से होते हैं? जल्दी से बताओ ज्वालामुखी के प्रकार। देखो ये ज्वालामुखी के मेन मेन टाइप है। सक्रिय ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखो ये सभी के सभी ज्वालामुखी के टाइप हैं, प्रकार हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और एक और है मिश्रित ज्वालामुखी भी है। ठीक है। अब इसके बारे में यानी कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं हम। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है? देखो इस ज्वालामुखी में क्या होता है? उद्गार और विस्फोट समय समय पर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है। इस ज्वालामुखी में जो उद्गार होता है और विस्फोट होता है ना, वो समय समय पर होता है और इसका जो मुख है वो खुला रहता है। ठीक है। जो सक्रिय ज्वालामुखी है इसका मुख खुला रहता है और समय समय पर विस्फोट और उद्गार, समय समय पर क्या होते हैं? विस्फोट होते हैं, विस्फोट और क्या होते हैं? उद्गार होते हैं। और इसका मुख क्या रहता है? खुला रहता है। ये भी याद रखना। ठीक है। और एक ज्वालामुखी है एटना ज्वालामुखी। एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है? ये एटना ज्वालामुखी ये इटली में है। ये एटना ज्वालामुखी इटली में है और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अब देखो विलुप्त ज्वालामुखी के बारे में। तो ये विलुप्त ज्वालामुखी है, इसके नाम से ही पता चल रहा है ना, विलुप्त, जो लुप्त होता जा रहा है।
तो जो विलुप्त ज्वालामुखी है ना, इसमें ना तो उद्गार होता है ना विस्फोट। उद्गार और विस्फोट इसमें प्राय बंद हो जाते हैं और ना ही भविष्य में कोई विस्फोट होने की संभावना होती। ठीक है, विलुप्त ज्वालामुखी में क्या होता है, ना तो विस्फोट और ना ही उद्गार। ठीक है, ये प्राय बंद होते हैं और ना ही इनकी संभावना होती है विस्फोट होने की। इसका एक उदाहरण है, वो याद रख लेना, पोप्पा ज्वालामुखी। पोप्पा पोप्पा ज्वालामुखी कहाँ पे है ये, म्यांमार में। म्यांमार में है पोप्पा ज्वालामुखी। ये एक विलुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, अब देखो प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है। ऐसे ज्वालामुखी देखो, जो प्रसुप्त ज्वालामुखी होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा हानिकारक होते हैं, सबसे ज्यादा खतरा होता है इनसे। क्योंकि ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो लंबे समय तक, जिसमें कोई भी उद्गार तो नहीं होता, उद्गार तो नहीं होता, परंतु विस्फोट की संभावना बनी रहती है। लेकिन जब भी अचानक कभी उद्गार होता है ना, तो सबसे ज्यादा हानि पहुंचाते हैं ये प्रसुप्त ज्वालामुखी। आया समझ में। जो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी होते हैं ना, इनमें उद्गार नहीं होता, लेकिन विस्फोट की संभावना बनी रहती है। और जब भी कभी इसमें उद्गार होता है ना, तो सबसे ज्यादा प्रभाव करता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भूकंप की तरंगों को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, बताओ जल्दी से। भूकंप की तरंगों को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है। ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी लेक्टोमीटर, ऑप्शन डी पायरोमीटर। बताओ जल्दी से राइट आंसर। भूकंप की तीव्र यानी भूकंप की तरंगों को मापने वाला यंत्र। देखो, बैरोमीटर क्या होता है, जो वायु दाब को मापता है। ठीक है, बैरोमीटर क्या होता है, ये मापता है वायु दाब, वायु दाब को मापता है। और लैक्टोमीटर ये शुद्ध, ये दूध की शुद्धता को मापता है। ठीक है, ये क्या मापता है, दूध की शुद्धता, कि कितना शुद्ध है ये दूध। ठीक है, दूध की शुद्धता को मापता है लैक्टोमीटर। पायरोमीटर क्या है, ये चीज ना, ये आपके एग्जाम के लिए सच में मोस्ट इंपोर्टेंट है। पायरोमीटर ये उच्च तापमान को मापता है, हाई टेम्परेचर को मापता है पायरोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर ये मापता है उच्च तापमान को, उच्च टेम्परेचर को। ठीक है, देखो टेम्परेचर को तो वैसे सेल्सियस में भी माप लेते हैं, फॉरेनहाइट में भी माप लेते हैं, केल्विन में भी मापते हैं, लेकिन जो हाई टेम्परेचर होता है ना, जैसे सूर्य का टेम्परेचर मापना हो, ठीक है, तो वहां पर ये चीजें काम नहीं आएंगी। वहां पे कौन सा यंत्र काम आएगा, पायरोमीटर, ये हाई टेम्परेचर को मापता है। लैक्टोमीटर ये दूध की शुद्धता को मापता है। वायु दाब को मापता है बैरोमीटर। तो क्या रह गया हमारे पास, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ ये क्या मापता है, ये भूकंप की तरंगों को मापता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भूकंप, भूकंप की तरंगों को मापता है। ठीक है, आपको ना रिएक्टर स्केल भी, एक रिएक्टर, रिएक्टर स्केल एक पैमाना होता है, ये क्या मापता है, रिएक्टर स्केल यहाँ पे लिख देता हूँ। रिएक्टर स्केल, ठीक है, एक पैमाना होता है जिसमें 1 से 10 तक की काउंटिंग होती है। ठीक है, ये मापता है भूकंप की तीव्रता को, और सिस्मोग्राफ मापता है भूकंप की तरंगों को। याद रख लेना ये डिफरेंस। ठीक है, रिएक्टर स्केल ये क्या मापता है, ये मापता है भूकंप, भूकंप की तीव्रता, और सिस्मोग्राफ मापता है भूकंप की तरंगों। ठीक है, तरंगों को मापता है। याद रख लेना ये चीजें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी की रेडियस कितनी है, जल्दी से बताओ।
पृथ्वी की रेडियस कितनी है जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए 4420 किलोमीटर, 2044 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर, 7063 किलोमीटर। जल्दी से बताओ पृथ्वी की रेडियस कितनी है। पृथ्वी की रेडियस है 6370 किलोमीटर। ठीक है, 6370 किलोमीटर, इसको हमेशा लगभग माना करो। ठीक है, 6370 किलोमीटर ये है पृथ्वी की रेडियस, त्रिज्या। अब देखो भूकंपीय छाया अक्षेत्र कौन से होते हैं। भूकंपीय छाया अक्षेत्र कौन से होते हैं बताओ अगर किसी को पता है तो। ऑप्शन ए जहां भूकंपीय तरंगे अभिलेखित होती हैं, जहां भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती, जहां सबसे कम तरंगे निकलती हैं, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जल्दी से राइट आंसर बताओ। देखो इसकी डेफिनेशन सुनो, ध्यान से सुनना। भूकंपीय छाया क्षेत्र की डेफिनेशन क्या होती है। जो सिस्मोग्राफ होता है ना, सिस्मोग्राफ क्या होता है, ये भूकंप की तरंगों को मापता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ पर दूर दूर से आने वाली जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वो अभिलेखित होती हैं। ठीक है, परंतु कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहां पे भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती, तो उन्हीं क्षेत्रों को क्या कहते हैं, भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। अब बताओ इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन बी इज द राइट। जहां भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती उसको क्या कहते हैं, भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी तरंगे, कौन सी तरंगे तरल पदार्थों से नहीं गुजर सकती। देखो कौन सी तरंगे हैं ऐसी जो तरल पदार्थों से यानी लिक्विड फॉर्म से नहीं गुजर सकती। ऑप्शन ए प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, सतही तरंगे, या फिर उपरोक्त सभी, या फिर ये तीनों ही ऐसी हैं जो लिक्विड फॉर्म से नहीं गुजर सकती। तो जल्दी से बताओ जो लिक्विड फॉर्म से नहीं गुजर सकती। जल्दी से बताओ कौन सी है ऐसी जो लिक्विड फॉर्म से नहीं गुजर सकती। देखो आपको एक चीज बताता हूं, इसने क्या पूछा है, कौन सी तरंगे हैं जो तरल पदार्थों से नहीं गुजर सकती। एक है प्राथमिक तरंगे, और इसके बाद क्या है द्वितीयक, फिर है सतही, और फिर है क्या भाई, ये तीनों ही नहीं गुजर सकती। ऐसा तो नहीं है, तो कैसा है जल्दी से बताओ। देखो मैं बताता हूं आपको, जो प्राथमिक तरंगे है ना ये तीनों अवस्थाओं से गुजर सकती हैं, ठोस से भी, द्रव से भी और गैस से भी। लेकिन जो द्वितीयक तरंगे होती है ना इसको कहते हैं सेकेंडरी वेव। ठीक है, ये द्वितीयक तरंगे होती हैं, ये क्या कैसी होती हैं, ये ओनली ठोस यानी सॉलिड अवस्था से ही गुजर सकती है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। जो द्वितीयक तरंगे हैं ये तरल अवस्था से नहीं गुजर सकती। क्वेश्चन नंबर 11, मेंटल की अनुमत यानी अनुमानित गहराई कितनी है। ये क्वेश्चन मैंने अभी आई थिंक दूसरा क्वेश्चन था हमारा, इसमें मैंने आपको बताया था। देखते हैं कहाँ पे गया वो क्वेश्चन। नहीं, इसमें मैंने आपको भूप्रकृति की बताई थी। ठीक है, गहराई। इसमें क्या पूछा है इसने, मेंटल की अनुमानित गहराई कितनी है। ऑप्शन ए 2900 किलोमीटर, ऑप्शन बी 200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1900 किलोमीटर, ऑप्शन डी 5000 किलोमीटर। तो याद रख लेना मेंटल की जो अनुमानित गहराई है कितनी है, 2900 किलोमीटर, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये जो डायरेक्ट आंकड़ों वाले क्वेश्चन होते हैं ना इनको हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। तो 2900 किलोमीटर ये मेंटल की अनुमानित गहराई है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचने वाली तेज गति वाली तरंगों को क्या नाम दिया गया। ऑप्शन ए
अल्फा तरंगे, ऑप्शन बी प्राथमिक तरंगे, ऑप्शन सी बीटा तरंगे, ऑप्शन डी द्वितीयक तरंगे। तो जल्दी से बताओ। लास्ट नहीं हमारा क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन है हमारा। पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचने वाली तेज गति वाली तरंगे कौन सी हैं? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंगे ये पृथ्वी पर सबसे तेज गति यानी सबसे पहले पहुंचती हैं, प्राथमिक तरंगे पहुंचती हैं, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमारा क्या है, बी राइट आंसर है, प्राथमिक तरंगे। अगर आप लोगों को किसी को भी अगर छोटा सा भी डाउट है ना, तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। नेक्स्ट क्लास को शुरू करने से पहले उसी डाउट को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। कल मिलते हैं फिर आपसे, अलविदा लेते हैं, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।